हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ अखिलेश मीना। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अखिलेश द केमिस्ट्री हब पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th NCERT केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लिमिटिंग रिएजेंट। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। माना कि आपको एक टी तैयार करनी है, मीन्स आपको एक चाय तैयार करनी है और उसकी एक रेसिपी या कंडीशन बोल सकते हैं, वो ये है कि 1 कप आपके पास मिल्क है एंड 50 ग्राम शुगर है। ठीक है, 1 कप मिल्क एंड 50 ग्राम शुगर है और इससे आपकी तैयार होगी 1 पर्सन की टी। ठीक है, और आपको 1 पर्सन की चाय तैयार करनी है तो आपके पास 1 कप मिल्क है एंड 50 ग्राम शुगर है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या होता है, अगर कप की मिल्क की जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है एंड शुगर का जो अमाउंट है वो हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, 100 ग्राम शुगर है आपके पास, तो बताइए यहाँ से आप कितनी चाय तैयार कर पाओगे, कितने पर्सन्स की आप टी तैयार कर पाओगे। जबकि कंडीशन आपको एक मिली हुई है कि 1 कप मिल्क 50 ग्राम शुगर है, इससे 1 पर्सन की चाय तैयार होती है। अगर मिल्क आपके पास 1 कप ही है और 100 ग्राम शुगर है, मतलब 50 ग्राम इंक्रीज होगी यहाँ से, तो 100 ग्राम शुगर है, तो कितने पर्सन की आप चाय तैयार कर पाओगे। स्टूडेंट्स, यहाँ से भी 1 पर्सन की ही चाय तैयार होगी, क्योंकि प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिपेंड कर रहा है मिल्क पर, क्योंकि आपके पास मिल्क तो लिमिट में है ना। मिल्क का जो अमाउंट है आपके पास वो लिमिट में है, 1 कप है। अब उसके बाद शुगर आपके चाहे आपके पास कितनी भी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो शेष बच जाएगी। लेकिन चाय कितनी बनेगी ये डिपेंड करता है मिल्क पर। ठीक है, यहाँ 100 kg हो जाए, 200 kg हो जाए, ठीक है, लेकिन चाय कितनी बनेगी ये डिपेंड करेगा मिल्क पर, क्योंकि मिल्क का जो वॉल्यूम है वो लिमिट में है। ठीक है ना, क्योंकि 1 कप जब मिल्क ले रहे थे आप तो 1 पर्सन की चाय बन रही थी, और अब भी आपके पास 1 कप मिल्क है और शुगर की क्वांटिटी यहाँ बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी आपके पास जो टी तैयार होगी वो 1 पर्सन की तैयार होगी। यहाँ से 50 ग्राम शुगर शेष बचेगी, जिसे आप बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, और जो लिमिट में था इसे बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। बड़ी एक बस सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाने की मैंने कोशिश की है आपके लिए। लिमिटिंग रिएजेंट का मीन्स जिसकी क्वांटिटी लिमिट में हो, ठीक है, कम हो, मतलब जो जिस पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। ठीक है, जिस पर प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है, प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पर। ठीक है, यहाँ से अगर हम ऐसा कर देते हैं कि 1 कप मिल्क है और यहाँ 25 ग्राम शुगर हो जाती है। ठीक है, तो फिर डिपेंड करेगा कि आपके पास शुगर कितनी है, क्योंकि यहाँ शुगर का जो अमाउंट है वो फिर हो जाएगा लिमिट में, कम हो जाएगा, इसलिए फिर टी कितनी तैयार होगी ये डिपेंड करेगा शुगर पर। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी कम है मीन्स जिसकी क्वांटिटी कंट्रोल में है, लिमिट में है, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं।
और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। लिमिटिंग रिएजेंट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि एक तो कंडीशन होती है कि 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स। लिमिटिंग रिएजेंट की जो प्रॉब्लम होंगी ऑलवेज 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स के बीच में होंगी। अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो उसमें कभी भी LR प्रॉब्लम नहीं होगी। LR मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके पास रिएक्टेंट सिंगल है तो उसमें कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर रिएक्टेंट्स आपके पास 2 और मोर देन 2 हैं तो उसमें LR की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड है एनी वन ऑफ देम मे बी इन लिमिट एंड इट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अब उन रिएक्टेंट्स में जो आपके पास हैं 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसमें कोई एक लिमिट में होगा। ठीक है, किसी एक की क्वांटिटी लिमिट में होगी और उसे बोलेंगे आप लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे इस ऊपर वाले एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि यहाँ 1 कप मिल्क था, 50 ग्राम शुगर थी, इससे 1% की टी तैयार हो रही थी। और यहाँ 1 कप मिल्क है, 100 ग्राम शुगर है, तो यहाँ से भी 1% की टी तैयार होगी। ठीक है, यहाँ टी कितनी तैयार होगी मतलब प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा ये डिपेंड कर रहा है मिल्क पर। ठीक है, ये दोनों ही रिएक्टेंट्स हैं, 1 कप मिल्क एंड 100 ग्राम शुगर, ये क्या है रिएक्टेंट्स हैं। अब इन रिएक्टेंट्स में से जो 1 कप मिल्क है ये लिमिट में है। ठीक है ना, ये लिमिट में है क्योंकि ये ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ऐसे बोलेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा ये कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन है 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 ग्राम क्लोरीन गैस, देन फाइंड आउट LR मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑल्सो फाइंड आउट वेट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन गैस कितनी है, हाइड्रोजन गैस आपके पास 1 ग्राम, तो इसकी केमिकल इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ और प्रोडक्ट फॉर्म होगा हाइड्रोक्लोरिक। इसे बैलेंस करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ठीक है, ये कितना कितना है इसका वेट, ये 1 ग्राम है, ये भी 1 ग्राम है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट कहाँ से मिलेगा आपको, इन रिएक्टेंट्स में से। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस दोनों का जो वेट है वो इक्वल है, ये भी 1 ग्राम है, ये भी 1 ग्राम है। अब ऐसी सिचुएशन में आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो स्टूडेंट्स इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि आपको कैसे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। स्मॉल n इज इक्वल टू SC। स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, SC मतलब स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या होता है, जो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर्स आप यूज करते हैं उन्हें स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है और इधर ये 2 है। ठीक है, ये 2 नंबर मैंने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे शो किया है, इसलिए 1 1 2 ये क्या है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है इस केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है जो LR फाइंड आउट करेगी इस केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, और यहाँ हम 1 बाई 1 करके इनका लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे। तो इसमें क्या है कि N/SC ये जिसका लोएस्ट आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू जिसकी लोएस्ट आएगी वो ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं N/Sc किसके लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए। तो यहाँ स्मॉल n का मीन्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला होगा W/mm, मतलब गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट कितना हाइड्रोजन का, 1 ग्राम, मोलर मास कितना होगा 2। तो NH2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो हाइड्रोजन के कैलकुलेट हुए हैं वो कितने हैं, 1/2। अब यहाँ इस वाले फॉर्मूले में Sc कितना निकल के आएगा, ठीक है। देखो NH2 निकल के आया हमारा 1/2, Sc मीन्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आएगा, यहाँ पे कितना होता है 1। भाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता क्या है, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को बैलेंस करने के लिए जो नंबर आप शो करते हैं उन्हें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब यहाँ 1 है, ठीक है, जिसको हमने लिखा नहीं है, यहाँ 1 होता है। तो Sc की वैल्यू होगी 1, N की वैल्यू होगी 1/2। इन दोनों वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, यहाँ से ऐसे। तो स्मॉल n की वैल्यू 1/2 एंड Sc की वैल्यू 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/2। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे क्लोरीन गैस के लिए, ठीक है। N/Sc किसके लिए, क्लोरीन गैस के लिए। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सबसे पहले क्लोरीन के, ठीक है। W/mm, W कितना दिया है, मतलब क्लोरीन का वेट कितना दिया है 1 ग्राम। मोलर मास कितना होता है क्लोरीन का, क्लोरीन एटम का तो 35.5 होगा। तो ऐसे करके यहाँ से 35.5 × 2, क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे ना, तो ये 1/71 हो जाएगा। और यहाँ से Sc कैलकुलेट करें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट Cl2 के लिए, तो यहाँ कितना आएगा 1, क्योंकि यहाँ 1 है ना, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब N एंड Sc की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो N की वैल्यू कितनी थी, 1/71 और 1। सॉल्व करेंगे 1/71, इसे आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.014 आएगा ये, और ये 0.5, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला था कि लिमिटिंग रिएजेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, हमारे पास N/Sc नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसके लिए इसकी वैल्यू लोएस्ट आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट किया है हमने 0.5 आया है, क्लोरीन के लिए कैलकुलेट किया है 0.014 आया है, ठीक है। दोनों में से कौन सी वैल्यू लोएस्ट है, 0.014। सो दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। क्लोरीन क्या है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन सही से समझ में आया होगा, ठीक है। किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिक मैंने आपको दी है N/Sc। इस ट्रिक से जिसकी वैल्यू लोएस्ट आएगी, जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और वही डिसाइड करेगा कि उस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। ओके। तो इस क्वेश्चन से आपने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट है ऑल्सो फाइंड आउट वेट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का वेट कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इस पेज को मैं हटा देता हूँ।
स्टूडेंट्स केमिकल इक्वेशन थी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही थी क्लोरीन गैस के साथ और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो प्रोडक्ट है हमारे पास, इसका वेट फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ जब इसका बनमूल थे, क्लोरीन का जब बनमूल था तो आपको ऑब्टेंड हो रहा था 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब क्लोरीन के हमारे पास मोल्स कैलकुलेट हमने किए हैं अभी 1/71, तो फिर HCl कितना ऑब्टेंड होगा, 2/71। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना कैलकुलेट हुआ, 2/71। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो ये हमारी केमिकल इक्वेशन है। हमारे पास जब क्लोरीन की 1 मोल था तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज ए प्रोडक्ट हमको ऑब्टेंड हुआ। जब क्लोरीन का नंबर ऑफ मोल्स हमने 1/71 कैलकुलेट किए हैं तो यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो 2/71 होंगे। ठीक है, जब 1 के लिए 2 है तो 1/71 के लिए 2/71 होगा। अब यहाँ ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हुए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, लेकिन हमें कैलकुलेट करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट का वेट। ठीक है, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ये वेट अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे वेट। तो यहाँ से W इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इनटू मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने कैलकुलेट हुए, 2/71। मोलर मास कितना होगा, मोलर मास होगा 36.5। किसका, HCl का। ठीक है, Cl का 35.5 होता है और 1 हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो 36.5 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 73/71 आएगा। ठीक है, 1/02 ग्राम। ये वेट निकल के आया है प्रोडक्ट का। इस केमिकल रिएक्शन में जो वेट हमको, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका वेट है 1.02 ग्राम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था मैं भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 ग्राम क्लोरीन गैस, देन फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑल्सो फाइंड आउट वेट ऑफ प्रोडक्ट। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इस वाले पेज पे कैलकुलेट किया है। इसमें क्लोरीन था लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि इसका अमाउंट कम है। ठीक है, और यही डिसाइड करेगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना फॉर्म होगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमने कैलकुलेट इधर कर लिया है और इस वाले पेज पे हमने कैलकुलेट किया है कि जो प्रोडक्ट आपको मिला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका वेट कितना होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि जब हमारे पास 1 मोल था क्लोरीन गैस का तो आपको 2 मोल्स ऑब्टेंड हो रहे थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। जब आपके पास क्लोरीन के 1/71 मोल हो गए तो क्लोरीन के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होंगे 2/71। ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैलकुलेट करेंगे, 2/71 निकल के आया है। हमें निकालना है वेट, तो N इज इक्वल टू W/M। ये नंबर ऑफ मोल्स और वेट के बीच रिलेशन होता है। यहाँ से आप वेट कैलकुलेट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये NHCl इंटू MM हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2/71 आया है। मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 36.5 कैलकुलेट करेंगे तो 1.02 ग्राम। ये आपका प्रोडक्ट का वेट कैलकुलेट हुआ है। ओके, एक और एग्जांपल मैंने लिया है। ठीक है, इस केमिकल इक्वेशन को मैंने यहाँ पे शो किया है, 2A + 3V एरो 4C + 5D। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आप A के 2 मोल्स लेते हैं तो आपको 4 मोल्स ऑफ C ऑब्टेंड होंगे। अगर B के 3 मोल्स लेते हैं तो आपको 5 मोल्स D के ऑब्टेंड होंगे। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A दे रखे हैं 10 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ये दे रखे हैं 50। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 10 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, मतलब B के मोल दे रखे हैं 50।
आपको फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टूडेंट्स इसी ट्रिक को यूज करेंगे हम। N/SC, ठीक है। N/SC मीन्स नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस ट्रिक की हेल्प से आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। आप जानते हैं कि N/SC की वैल्यू जिसके लिए लोएस्ट होगी वो ही आपका LR होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे A के लिए, तो ये हो जाएगा Na/SC A। Na मतलब A के मोल्स कितने हैं 10। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A के लिए कितना है 2। मैंने बताया ना आपके लिए, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दोनों को बैलेंस करने के लिए जो नंबर आप यूज करते हैं उन्हें स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2, 3, 4, 5 ये क्या है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ A के मोल्स कितने हैं ये गिवन दैट है आपके लिए 10 एंड स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है A के लिए 2। 10/2 तो ये हो जाएगा 5। ओके, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे आप B के लिए, तो NB/SCV। B के मोल्स कितने हैं ये भी गिवन है 50। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है B के लिए 3 है। 3 से डिवाइड करेंगे 50 के लिए तो ये आपका आ जाएगा 16 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से मैंने क्या बोला था कि N/SC की वैल्यू जिसकी लोएस्ट होगी वही आपका LR होगा, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, वही डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। तो ये 16 पॉइंट समथिंग है, ये 15 है, तो ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि लोएस्ट वैल्यू किसकी है A की है। तो आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो A होगा, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए 2 एग्जांपल दिए हैं। आई होप ये दोनों एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आया होगा। फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिएगा और ऐसी ही यूजफुल वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल अखिलेश द केमिस्ट्री हब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।